Hello and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. Welcome to the weekly wrap. The cryptocurrencies began 2023 on a brighter note that helped put smiles on the faces of their investors. Strong risk appetite amid prospect of the Federal Reserve retracting on the pace of rate hike fueled optimism. However, the Thursday's FOMC minute release and subsequent voices from Fed officials dampened investor sentiment. Talks of protected fight against the inflation placed risk aversion back on the table. As a result, leading cryptocurrencies including Bitcoin, Ethereum alongside meme tokens have more or less maintained steady tone with downward bias. तो संदीप जी, देखा जाए तो पहले भी एफओएमसी मीटिंग में ये बात आई है कि इस साल में हम हाइक देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इस हफ्ते की पूरी बात करें तो बिटकॉइन जो है वो $17,000 के नीचे ही रहा है, और इथेरियम जहां देखा जाए तो $1,200 के ऊपर ट्रेड करता दिखा है। और इसके साथ ही आज की बात की जाए तो आज नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, जिस पर सभी इन्वेस्टर्स की नज़र रहने वाली है। अभी FTX का जो कॉन्टेजन इफेक्ट जो है वो शायद 2023 में भी हमें देखने को मिल सकता है, पर फिर भी जो आपने बताया, जो सबकी निगाहें उस पर लगी हुई है, वो डेटा पर लगी है। हाँ, तो उस पे भी कुछ इनपुट्स आने की संभावना है। अगर वो इनपुट्स अच्छे आते हैं तो क्रिप्टो मार्केट भी अच्छे से बिहेव कर सकता है 2023 में। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 दिसंबर को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR जारी की। 172 पेज की यह रिपोर्ट में क्रिप्टो एसेट्स, CBDC और DeFi पर चर्चा शामिल है। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल्स को सिस्टमैटिक लेवल तक विकसित करने के बाद उन्हें रेगुलेट करना चैलेंजिंग है। भारतीय सेंट्रल बैंक ने आगे कहा, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा देने और क्रिप्टो इकोसिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को कम करने के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए एप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोच तैयार करना ज़रूरी है। विशाखा, अगर हम देखें तो G20 का जो दौर जो शुरू है, G20 प्रेसिडेंसी में अभी सबसे प्रायोरिटाइज जो किया जा रहा है वो क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर बातचीत चल रही है। जो ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर चर्चा वहाँ पे शुरू है, और जैसे ही कुछ निर्णय यहाँ पे हो जाता है तो ये सभी स्टेट्स को, सभी कंट्रीज़ को ये बहुत आसान होगा क्रिप्टो में डील करने के लिए। बिल्कुल, पहले से ये बात की जा रही है कि ग्लोबल रेगुलेशंस जो है वो आने चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और ये जो 172 पेजेस की जो रिपोर्ट ये आई है सामने पिछले महीने ही, तो इसमें ये भी कहा गया है गवर्नमेंट द्वारा कि जो नई टेक्नोलॉजी है जब वो एक लेवल तक पहुँच जाती है तो उसे जो हम एक तरह से उसके लिए रूल्स बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मूविंग ऑन, the Reserve Bank of India has suggested a framework for international regulation of cryptocurrency after realizing the turmoil in the crypto asset market. The central bank, in its financial stability report that was released on December 29, 2022, said that the turmoil in the crypto asset market highlights their intrinsic volatility and structural vulnerabilities, whereas their interconnectedness with the traditional financial system is increasing. RBI has also suggested that there has to be some consistency in regulations and supervisory approaches at the international level. These regulations should be based on the principle of same activity, same risk, same regulation approach. तो संजीव जी, यहाँ देखा जाए तो जो G20 प्रेसिडेंसी की अभी हमने बात की कि ये सभी एक इंटरनेशनल रूल ऑफ सेट्स लेकर आने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, जिससे कि क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी थोड़ा ये डर बना रहता है, और ये डर लाजमी भी है क्योंकि इन्वेस्टर जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं वो थोड़ा रिस्की रहता है। तो इसी को लेकर अब जो गवर्नमेंट है वो उन्हें अवेयर भी करना चाहती है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। RBI का पहले से ये प्रयास रहा ही है कि क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशन सेट हो, और उनका ज़्यादा फोकस अगर आप देखोगे तो जो क्रिप्टो को लेकर जो एक्टिविटीज़ हो रही है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की एक्टिविटी जो हो रही है उसकी वजह से बहुत बड़ा भारत के लिए कंसर्न रहा है, जो कि अब G20 के जो रूल्स, जो उनसे रूल्स निकल कर बाहर आएंगे, ग्लोबल रेगुलेशंस निकल के जो बाहर आएंगे, उस पर ये सबके ध्यान उस पर केंद्रित होगा, जिसके बाद ही सब कुछ ठीक तरह से स्टेबलाइज किया जाएगा, सिस्टमैटिक वे से किया जाएगा। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 1 फरवरी 2022 को कठोर क्रिप्टो टैक्स नियमों की घोषणा के बाद भारतीयों ने लोकल से इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम में
$3.8 बिलियन से अधिक का निवेश किया। फरवरी से अक्टूबर 2022 के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की कुल 3.852 अरब डॉलर की राशि शिफ्ट की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से $3,055 मिलियन की क्यूमुलेटिव वॉल्यूम करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के भीतर ऑफशोर की गई थी। तो 2022 में जो टैक्स पॉलिसीज क्रिप्टो को लेकर जो टैक्स पॉलिसी सेट की गई थी 30% टैक्स और प्लस 1% टीडीएस, उसकी वजह से अभी आपने जो देखा 32,000 करोड़ जो भारत के लिए कितना बड़ा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, बहुत बड़े आंकड़े यस, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हम इसे बोल सकते हैं जो ये टैक्स की वजह से हुआ है। जी, और संदीप जी इसी के साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक एक्सचेंजेस हैं इसके बाद उसमें 81% का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें लॉस देखा गया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। Moving on, the Indian government is reportedly launching a first-of-its-kind crypto awareness campaign. It will be conducted by the Investor Protection and Education Fund Authority, a government body controlled by the Ministry of Corporate Affairs. The campaign will highlight that cryptocurrencies are not legal in India and there are also deep risks involved in such assets. Any investment where the people are being promised lucrative and assured returns, there is an element of high risk. The government of India has been working on a crypto policy since 2019, but nothing has been finalized. Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government plans to discuss crypto regulations with G20 members. तो जैसे कि संदीप जी हमने पहले भी डिस्कस किया और मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो अवेयरनेस स्प्रेड करने वाली है, तो यही उसमें इनके कैंपेन में रहने वाला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो भारत में लीगल नहीं है और जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर करें क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। ये क्लियर मैसेज हम बोल सकते हैं जो भारत सरकार जो ये जो अभियान चलाने जा रहा है क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम पर। मैं अगर बात करूं जो G20 की, फिर से मैं वो टॉपिक पे आ रहा हूं। G20 की अगर मैं बात करूं, एक तरफ G20 उसमें ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस पे बात होने जा रही है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल होने जा रहे हैं और अब भारत सरकार जो है वो क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। शायद इसमें कुछ ये अंतर भी हो सकता है कि भविष्य, अब तक आप क्रिप्टो में निवेश मत करें, ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर आगे जाकर जैसे ही G20 का कुछ निर्णय आता है तो ये पासा पलटी भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जो रेगुलेशंस होंगे उसी तरीके के आगे फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो संदेश दिए भी जा सकते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। सैम बैंकमैन-फ्रिड अब ट्रेडिंग फर्म एल्मेडा रिसर्च और उसकी सिस्टर कंपनी FTX के डिसग्रेस फाउंडर ने एल्मेडा रिसर्च से जुड़े वॉलेट से आए अज्ञात ट्रांसफर्स और टोकन स्वैप की एक सीरीज में शामिल होने से इनकार करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रिड के $250 मिलियन के बॉन्ड पर रिहा होने के कुछ ही दिनों बाद FTX की सिस्टर कंपनी अब बैंक करप्ट ट्रेडिंग फर्म एल्मेडा रिसर्च से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को फंड ट्रांसफर करते देखा गया। एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में जिसमें एल्मेडा से जुड़े लोगों के ट्रांसफर पर चर्चा की गई थी, सैम बैंकमैन-फ्रिड ने ट्वीट किया, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। तो जैसा आपने देखा FTX का जो दौर हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, पर अभी इतना होने के बावजूद सैम बैंकमैन-फ्रिड बोल रहे हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं था जी, और फंड्स जो है उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए थे। लेट्स सी अभी आगे क्या होना होगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सेस ही नहीं है तो मैं ये जो ट्रांसफर है वो नहीं कर सकता था। So moving on, US District Judge Lewis Kaplan of the Southern District of New York ruled on a tentative date for the anticipated weeks-long trial during the former FTX executive's arraignment in the Manhattan courthouse on Tuesday afternoon. Bankman-Fried, who stands accused on 8 different counts including wire fraud and campaign finance violations, pleaded not guilty to all charges via his lawyer at the opening of the hearing. Assistant U.S. Attorney Daniel Sassoon told the court that the prosecution expected the bulk of its discovery to be completed within the coming weeks. The government will produce materials it already has accessed within the next several weeks, she said. This includes documents shared by FTX's bankruptcy attorneys. तो संदीप जी देखा जाए तो जो सैम बैंकमैन-फ्रिड हैं उन पे 8 अलग अलग चार्जेस हैं और इसके बाद जैसे कि हमने पहले खबर में बात की कि वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। तो अब उनके लॉयर्स जो हैं वो कोर्ट में ये कहते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्रिड इज़ नॉट गिल्टी और उनका कोई भी दोष इसमें नहीं है। अगर साबित हुआ तो फिर तो बिल्कुल ये कहा गया है कि उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। जी,
तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उसने एफटीएक्स से रॉबिनहुड शेयर्स में $450 मिलियन की कस्टडी ली थी। मई 2022 में सीईओ सैंकमैन-फ्रिड और एफटीएक्स के को-फाउंडर गैरी वैंग ने पब्लिकली ट्रेडेड रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म में शेयर खरीदने के लिए इमर्जन नाम की एक होल्डिंग कंपनी बनाई थी। दिसंबर में दायर एक एफिडेविट में बैंकमैन-फ्रिड और वैंग ने कहा कि उन्होंने शेयरों को खरीदने के लिए एल्मेडा रिसर्च से टोटल $546 मिलियन के लोन्स का इस्तेमाल किया था। तो ये जो आपने देखा हर कोई इसमें अभी पीछे बढ़ा कि मेरा शेयर्स उसमें है। अभी ब्लॉकफाई ने भी कहा कि अब हमारा शेयर्स भी उसमें है। तो ये मतलब ये जो केस चल रहा है, पूरा इंटायर जो इशू चल रहा है, उसमें अभी धीरे धीरे सभी जो हिडन कंपनीज वो आगे आके बात करने जा रही है। जी, और बैंकरप्ट कंपनी का ये भी कहना है कि जो शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे थे उन्हें ये वापस प्राप्त कर सकें। Moving on, the Securities and Exchange Commission of the United States has filed a limited objection to Binance US proposed $1 billion acquisition of bankrupt cryptocurrency lender Voyager Digital, according to a bankruptcy court filing on January 4th. The regulator cited Binance US's disclosure statement for failing to include required information. According to the filing, the purchase agreement lacks details on the crypto exchange's ability to close the deal, and it has requested more information on the nature of the company's business operations following the deal. Voyager and Binance.US attorneys did not immediately respond to requests for comment. तो संदीप जी, देखा जाए तो जो एसईसी है वो अब बाइनेंस के पीछे पड़ती दिख रही है, और इसके साथ साथ आपका क्या कहना है इस बात पे? एक तरफ एफटीएक्स, एक तरफ बाइनेंस। पहले था एफटीएक्स के पीछे पड़े थे, अब यूएस बाइनेंस के पीछे पड़ी है। यही हम लोग ये खबर से हम लोग उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी जो यूएस की इन्वेस्टिगेशन जो चलेगी वो बाइनेंस के पीछे इस तरह से लगेगी, सब कुछ जो इश्यूज है सब उसको निकाल के बाहर दुनिया के सामने पेश करेगी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वॉयेजर और बाइनेंस यूएस ने कोई भी इसके जो ऊपर कमेंट है वो करने से मना भी कर दिया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमेकर मारुति सुजुकी ने अरीना वर्स को जारी करने की घोषणा की है। ये मारुति के अरीना शोरूम नेटवर्क के लिए एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने पसंदीदा मारुति सुजुकी वाहनों के साथ एक इमर्सिव वर्चुअल एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह नेक्सावर्स के बाद कंपनी का इस तरह का दूसरा प्रोग्राम है जो इस साल की शुरुआत में शुरू हुआ था। मारुति सुजुकी के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का लॉन्च न्यू एज कंज्यूमर्स के लिए मोर इंटरैक्टिव और इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करने की कंपनी की कमिटमेंट पर आधारित है। भविष्य में अरीनावर्स यूजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिजिटली बातचीत करने और कारों को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए कॉन्फ़िगर करने में सक्षम होंगे। तो कितना आसान हो चुका है ये टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें मेटावर्स को लेकर। बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, सब कुछ इसमें साथ कंपनी सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सब कुछ अभी मेटावर्स में आ रहा है। अब ऑटोमेकर कंपनी जो मारुति सुजुकी है उन्होंने भी अपना कदम इसमें रख दिया है, और जो कि यूजर्स को बैठे बैठे घर बैठे बैठे वो शोरूम्स में जा सकते हैं, गाड़ियों को देख सकते हैं, कलर चूज कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और इसके साथ पहले मारुति सुजुकी ने अपना जो प्लेटफॉर्म था नेक्सावर्स लॉन्च किया था, और अभी अरीनावर्स लॉन्च कर दिया है। तो केवल लोग ही नहीं, अब उनके साथ वहाँ पे असिस्टेंट्स भी होंगे जो मारुति सुजुकी की साइड से होंगे, जो उन्हें पूरा अंदर गाड़ी का लुक एंड फील, पूरा जो शोरूम है वो पूरा एक विजिट दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ द वीकली रैप। दिस इज मी विशाखा ठाकुर साइनिंग ऑफ। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए 3.0 TV।